जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से इस टाइम पर चेंज हो रहे हैं, यकीन मानिए बहुत जिसे कहते हैं, ये इस टाइम पर जो चीज़ हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस तरीके से 30 साल पहले 1991-92 में एक टर्मोइल वाला फेज था, एक उठापटक का ऐसा दौर था जिसके अंदर सारी सिचुएशंस लगातार बदल रही थी और लोगों ने बदलती दुनिया को देखा था। आज भी कमोबेश वैसा ही दौर है कि जियो पॉलिटिक्स का एक नया फेज शुरू हो चुका है। पहले यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ और अमेरिका की लीडरशिप में एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर उभरा। अब दोबारा से एक नया फेज चालू हुआ है जहां पर दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से दोबारा से मल्टीपोलर वर्ल्ड और पॉसिबली मल्टीपोलर वर्ल्ड के बाद बाईपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जब हम बाइडन की पॉलिसीज को देखते हैं तो खुले तौर पर मुझे शुरुआत अगर मैं करूं तो ऐसा लगता है कि जैसे बाइडन जो है वो चाइना के हाथों में खेल रहे हैं और बाइडन पूरे तरीके से हो सकता है अमेरिका को चाइना के हाथों बेच रहे हों। जैसे अगर हम देखें तो बाइडन के आते ही सबसे पहले इस चीज को पहले समझिएगा कि अमेरिका जो है वो एक वार मॉन्गरिंग कंट्री है। वार मॉन्गरिंग कंट्री है। वार मॉन्गरिंग कंट्री का मतलब ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी वेपन इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है और अमेरिका के अंदर जो वेपन इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी का एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल करती है, बड़ा अमाउंट टैक्स का पे करती है। और यही एक कारण है कि अमेरिका में हर हफ्ते 2-4 लोग बलि चढ़ जाते हैं गन वायलेंस की। लेकिन अमेरिका की जो लॉबी है, गन लॉबी है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो किसी भी तरीके से गन कल्चर को ख़त्म नहीं करने देना चाहती, या यूँ कहें उसे किसी भी फॉर्म में कंट्रोल नहीं करने देना चाहती। क्योंकि भले ही कुछ लोग आपस में गन वायलेंस में मर जाए, आए दिन खबरें आती हैं कि अमेरिका में इस बच्चे ने अपने बाप की गन उठाई और स्कूल के अंदर गोलीबारी कर दी, 16, 17, 20 बच्चे मर गए। या एक बंदे ने अपने घर के तरह, घर से पार्टी हो रही थी, उस पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। और गन के जो शौकीन लोग हैं वो इस हद तक गन रखते हैं कि अल्टीमेट, और गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है अमेरिका में। और जब जब ऐसे कोई इशू उठते हैं तो भाई उन्हें कैसे ना कैसे करके दबा दिया जाता है। इनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है कि कुछ कहने की हद नहीं। अपने देश से जब ये बाहर निकलते हैं तो और ज़्यादा खतरनाक लेवल पर हैं, क्योंकि जब जब दुनिया के अंदर अमेरिका ने लड़ना बंद किया है, अमेरिकन इकोनॉमी डाउनफॉल पे आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए अमेरिका की मजबूरी है कि किसी ना किसी कंट्री से लड़े। और यही एक कारण है कि आप लगभग लगभग अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपतियों के नाम उठाकर देख लेंगे, हर राष्ट्रपति ने कोई ना कोई लड़ाई लड़ी है, कोई ना कोई वॉर शुरू किया है, ख़त्म नहीं किया। जैसे जॉर्ज बुश, डब्ल्यू बुश सीनियर ने अफगान वॉर और इराक वॉर चालू रखा। उस अफगान वॉर चालू हुआ, वो ख़त्म होने लग गया तो ईरान वॉर चालू करवाया। उसके बाद इराक गल्फ वॉर चालू कर दिया। उसके बाद बिल क्लिंटन आए तो उन्होंने सूडान के अंदर बम्बार्डमेंट करवा दी और वहाँ पर वॉर शुरू हो गया। बिल क्लिंटन के बाद जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर आए तो उसने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई शुरू कर दी। अफगानिस्तान में 1-2 साल में जब दुखी हो लिए, बोर हो गए लिटरली बोर, या मज़ा नहीं आया, वैसा कोई रिएक्शन नहीं आया, तो इराक में घुस गए। ओबामा आए तो ओबामा ने क्या किया, अरब स्प्रिंग चालू करी, पूरे अरब को भड़का दिया और साथ में सीरिया के अंदर वॉर शुरू कर दिया। और उसके बाद ट्रंप इकलौता ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले कुछ साल में है जिसने कहीं किसी वॉर में एंटर नहीं किया, कोई नई वॉर शुरू नहीं करी, बल्कि पुरानी वॉर्स को ख़त्म किया और पुराने जितने भी
जगहों पर अमेरिका की आर्मी तैनात थी, वहां कम करके पूरा फोकस चाइना पर किया। ट्रंप वो बंदा था जिसने क्या किया कि असलियत में अमेरिका को फालतू के वॉर में उलझने की जगह एक बात साफ कही कि हम लोग गरीब इसलिए हम गरीब हो रहे हैं और दुनिया हमारे पैसे से अमीर हुई है। अब वो पैसा वापस अमेरिका आएगा, अमेरिका दोबारा से खड़ा होगा। वी विल और यस वी कैन एंड वी विल और जो भी एक इन सिचुएशन दे दी कि हमारे पैसे से बाउंस बैक हम करेंगे, हमारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। ट्रंप वो पहला बंदा था और ट्रंप वो था जिसने चाइना को एक तरीके से मॉन्स्टर की फॉर्म में प्रस्तुत कर दिया। और यकीन मानिए, मॉन्स्टर अगर चाइना को किसी ने बनाया तो वो ट्रंप था, वरना बिल क्लिंटन, भाई साहब बिल क्लिंटन वो बंदा था, हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है ना, वो बंदा था जिसके दम पर, या यूं कहें उसी बंदे ने वो शुरुआत की जिसकी वजह से तेजी के साथ चाइना में इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। हांगकांग, मकाओ जैसे दो बड़े आइलैंड कंट्रीज जो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, वो चाइना के ऊपर आहुति दे दी, और सिर्फ किस लिए, ताकि चाइना खुश रहे। और यकीन मानिए वो वही बिल क्लिंटन था जो इंडिया के अगेंस्ट पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ था, पूरी ताकत के साथ। उसके बाद अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देखोगे तो उसने चाइना से थोड़ी दूरी बनाई, लेकिन बराक ओबामा ये जितना खूबसूरत सा मतलब हंसता हुआ चेहरा और फैमिली मैन एंड ऑल दिखाई देता है, ये बराक ओबामा ने, यकीन मानिए जिसे कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर चाइनीज कंपनीज का एजेंट कहा जाए बराक ओबामा को। बराक ओबामा ही वो बंदा था जिसने खुले तौर पर प्रोवोक किया, प्रमोट किया ज्यादा से ज्यादा, ताकि अमेरिका जो है वो अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंट्रीज या कंपनीज या दुनिया की जो कंपनीज है वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट करे। ट्रंप वो था जो खुल के कह रहा है भैया मेरा पैसा चाइना चला गया, आज चाइना मेरे को आगे दिखा रहा है, मुझे ये पैसा वापस चाहिए, मुझे ये पैसा वापस चाहिए। नतीजा उसका ये कि उसने चाइना को मॉन्स्टर बना दिया और चाइनीज कंपनीज जो है उनके ऊपर एक एक करके बैन लगाना शुरू किया। और उसमें हुआवे से लेकर ZTC से लेकर बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनको उसने बैन लगाया। नतीजा ये कि चाइनीज कंपनियों का डोमिनेंस दुनिया में खत्म होने लगा और आज तक उस डोमिनेंस के खत्म होने के रिपरकेशन चाइना के अंदर नजर आते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर, 1 या 2 सालों के अंदर, या यूं कहें कोरोना के बाद, शी जिनपिंग ने अपने देश की 220 से ज्यादा कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल की थी या मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको डुबो दिया, बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अलीबाबा जैसी कंपनी उसमें सबसे ऊपर है। पॉसिबली कंपनीज को क्या चाहिए? प्रॉफिट। वो शोर मचाने लगी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, वो शोर मचाने लगी कि शी जिनपिंग जो कर रहे हैं वो गलत है। और एक शायद हाल ऐसा भी हुआ कि बीजिंग के अंदर आर्मी के ट्रक से लेकर सब चीजें दिखाई देने लगी। और अगर आप पिछला 2022 वाला साल देखें, जब तक शी जिनपिंग अक्टूबर में दोबारा नहीं चुन लिए गए तब तक चाइना में एक टर्मोइल था। शी जिनपिंग अपना देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए थे। शी जिनपिंग की हालत ये थी कि कभी भी उनका तख्ता पलट हो सकता है। और उनसे पहले हु जिनताओ जो था उसको तो उठा के बाहर फेंक दिया गया, लिटरली बड़ी सभा में बाहर फेंका, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उठाकर हु जिनताओ के फेवर में बोल सके। सोच कर देखिए, बहुत तगड़ा अंदर खाते जो था वो उठापटक चली और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों की आहुति दी गई, बड़े बड़े बैंक्स को डुबोया गया, बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो खत्म हो गई, मार्केट से आउट कर दी गई। यानी एक लड़ाई तो चली थी, उस लड़ाई में कंपनियों की बलि चढ़ाई गई। और उन कंपनियों को जब डर लगने लगा कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो उन्होंने चाइनीज सरकार पे दबाव बनाया
और चाइनीज सरकार ने फिर अपना रंग दिखाया और सारी कंपनियों को एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया। हिम्मत की बात है, 250 मल्टीनेशनल कंपनीज को एकदम से बर्बाद कर देना या ख़त्म कर देना। अली बाबा, वो क्या नाम था उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। अब इसका दूसरा फॉर्मेट देखो, ट्रंप ने ये किया, उसके बाद ट्रंप ने नाटो से अपनी फोर्सेस को निकालना शुरू किया। नाटो से अपनी फोर्सेस लगातार निकालना शुरू किया, सीरिया से निकाली और अलग अलग जगह पर अपनी फोर्सेस कम करके, अलग अलग जगह पर अपनी फोर्सेस कम करके पूरा फोकस पैसिफिक ओशियन के ऊपर करना शुरू किया। अफगानिस्तान से निकलने का प्रोसेस उसने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। नतीजा उसका ये कि चाइना कहता है अब हमें सीधे तौर पर लड़ना है। लेकिन जब इलेक्शन हो रहे थे ना दोस्तों, 2020 के अंदर कैंपेन चल रहा था, तो ट्रंप का एक बात कहनी थी। ट्रंप लगातार एक बात कह रहा था कि ये जो बाइडन है, इसका बेटा हंटर बाइडन या जेम्स बाइडन जो भी है, उसके बहुत सारे या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट्स हैं अमेरिका को चाइना के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ के अंदर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। याद कीजिएगा, नहीं तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। मेरे पास, मैं एक्चुअली स्टाफ कम है और अकेला हूं, तो मैं इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए होमवर्क कर नहीं पाता, टाइम तो बहुत ही कम है। लास्ट में एक जो शाम के टाइम एक घूमते फिरते एक वीडियो बनाने वाली होती है, जो सारा दिन पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद जो एक है वो वीडियो बना देते हैं। तो याद कीजिए, ट्रंप ने आरोप लगाया था, आप अभी भी नेट पे सर्च करेंगे तो $1.3 बिलियन का तो एक अमाउंट लिया, या फिर अफ्रीका के अंदर कोबाल्ट माइंस को चाइना को दिलवाने में हंटर बाइडन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और बहुत सारे चाइनीज बैंक्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट बाइडन के बेटे का है। इन शॉर्ट, बाइडन के इंटरेस्ट्स कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना से जुड़े हुए हैं। और अभी भी रिसेंटली 2022 की भी रिपोर्ट है कि जब बाइडन के बेटे को कहा गया कि आप चाइना के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेक्स अप्रॉक्सीमेट 10% है किसी बैंक के अंदर, उस चाइनीज बैंक से अपने जो 10% स्टेक्स हैं उन्हें निकालें कुछ भी करके, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब तक वो स्टेक्स निकाले नहीं गए हैं। इसका मतलब सवालिया निशान यहां पर दिखाई दे रहा है। रही सही कसर ये दिखाई दे रही है कि जब से बाइडन आया है तब से हमें ताइवान वाले मामले में शांत मामला नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में सब कुछ शांत सा है, आग बुझी हुई है, और सारी लड़ाई जो है बाइडन ने वो रशिया की तरफ शिफ्ट कर दी है, रशिया की तरफ शिफ्ट कर दी। और वो डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर बहुत सारी दूसरी चीज़ें, या यूं कहें पैसा वापस मंगाने से लेकर जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस टाइम पर ख़त्म होती हुई सी नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, ये सोचने वाली बात है। अब इसके दूसरे पोर्शन पे आते हैं। ऐसे में सिचुएशंस देखेंगे तो साफ नजर आ रहा है कि बाइडन जो है वो प्रो चाइना है और ट्रंप जो है वो प्रो रशिया है। यानी दोनों की पॉलिसी में साफ है कि बाइडन चाहता है अमेरिका और रशिया से लड़ा जाए और ट्रंप चाहता है कि चाइना से लड़ा जाए। और ऐसे में बहुत सारी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रो चाइना माइंडसेट कहीं ना कहीं चाइना को ज़्यादा स्पेस दे रहा है अमेरिका पे हावी होने का। और जब नैन्सी पेलोसी जाती हैं तो उस टाइम पर भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगता है कि आप ताइवान ना जाएं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ज़बरदस्ती ताइवान पहुंच गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यानी यहाँ पर साफ है कि बाइडन जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे रख रहे हैं, या यूं कहें कि अमेरिका को इस लेवल पर नहीं लड़ने दे रहे रशिया से जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, या चाइना से इस तरीके से रख नहीं पा रहे जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब ट्रंप का जब कंपैरिजन आप बाइडन से करेंगे तो जो बाइडन है, देखो यार, ये घाघ आदमी है। अगर अपने बेटे के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जिस इंसान की पूरी जिंदगी अमेरिका में पॉलिटिक्स करते हुए बीती, तो वो कुछ भी है, भले ही उसके बेटे के इन्वेस्टमेंट्स है कुछ भी, लेकिन क्या वो सिंगल इन्वेस्टमेंट्स हैं या मल्टी इन्वेस्टमेंट्स का एक पार्ट है?
तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस फैमिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मल्टीपल जो इन्वेस्टमेंट्स इसके बेटे की पूरी दुनिया की कंपनियों में रही होंगी, उनमें से एक पार्ट ये है। तो ये कहना कि 27 ट्रिलियन की एक कंपनी या कंट्री जिसका जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर है, बजट ही बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है, जहां 700-800 बिलियन डॉलर तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर खर्च कर देते हैं, ऐसा कंट्री एक बंदे का 10, 15, 20 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के नाम पर चाइना का गुलाम नहीं होगा, ये पक्की बात है। चाइना और अमेरिका दोनों में एक डीप स्टेट मौजूद है। डीप स्टेट वो होता है जहां एक ऐसा स्टेट जो स्टेट विद इन अ स्टेट होता है, जो राज्य के अंदर भी राज्य होता है, उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और दूसरे ग्रुप्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट्स इस तरीके से होते हैं कि अगर वो इंटरेस्ट में ज़्यादा सी कुछ छेड़छाड़ हो तो वो बड़ी से बड़ी सरकारों को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका के अंदर केवल 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट वाला बंदा या उसका बाप राष्ट्रपति बने और पूरे के पूरे अमेरिका को बेचना शुरू कर दे, तो ऐसा थोड़ा पॉसिबल कम लगता है, या मेरे हिसाब से नहीं लगता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इस लेवल पर या इस पावरफुल लेवल पर है कि वो अमेरिका को ज़्यादा सा इधर उधर हिलने नहीं देगा, ये पक्की बात है। अगर वो अमेरिका को ज़्यादा हिलने नहीं देगा, और ये पक्की बात है, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? तो सवाल इसके नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल बाइडन के मामले में देखेंगे तो बाइडन एक घाघ आदमी है, श्रीउड, और असलियत में इसे पता है कि भाई अभी तक हम चाइना को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने जो भी हरकतें की उसने चाइना के रियलिटी को सबके सामने लाके रख दिया। और बाइडन की एक खास बात यह है कि बाइडन बहुत जल्दी से कार्ड्स तो खोलेगा नहीं, और दूसरी बात, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस टाइम पर हो रहा है वो बाइडन के प्लान का हिस्सा है, उसने ट्रंप के किसी भी प्लान के अंदर यू टर्न नहीं किया, बस स्ट्रेटेजी बदल दी। जैसे ट्रंप जो था वो अफगानिस्तान से बाहर निकलता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप ने जैसे ही अफगानिस्तान से बाहर निकलने की सोची या निकलना चाहा या निकला, तो बाइडन ने किसी भी तरीके का उसमें कोई बदलाव नहीं किया, और सीधे सीधे बाइडन ने क्या किया, ट्रंप को बाइडन ने अफगानिस्तान से बाहर निकलना बाहर निकलना शुरू कर दिया। सवाल अफगानिस्तान से बाहर निकलने का था, लेकिन जो तरीका या जिस तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलना था उसमें फर्क था। ट्रंप एक प्लान्ड मैनर में सत्ता को ढंग से तालिबान को सौंप के तरीके के साथ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बाहर निकलने वाला था। इसमें कोई दो राय नहीं। पीस डायलॉग, ये डायलॉग, वो डायलॉग, ये ड्रामा, वो ड्रामा, सब चल रहा था। ट्रंप बहुत पीसफुली बाहर निकलने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाइडन अफगानिस्तान से जिस तरीके से बाहर निकला, उसे अगर देखा जाए तो वो दिखाई दे रहा था कि वो भागा है, लेकिन हम ये भूल गए कि शायद 800 बिलियन डॉलर के हथियार, गाड़ियां, गोला बारूद, एयरक्राफ्ट, पता नहीं क्या क्या, वो सब सही सलामत कंडीशन में, नाइट विजन कैमरा और सब चीज़ें सही सलामत कंडीशन में अफगानिस्तान में छोड़कर आया। यानी बाइडन कह रहा है कि जा तो रहा हूं, लेकिन बेटा फैला के ऐसा जाऊंगा ना कि अच्छा नहीं होगा। नतीजा क्या कि जो बाइडन अफगानिस्तान में करके गया उसका सीधा इंपैक्ट पाकिस्तान में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना चाहते हुए भी चाइना की गोद में बैठा हुआ था, और जिस तरीके से पाकिस्तान का
चाइना के साथ सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा था। आप देख लीजिए इस समय पर वो सीपीईसी बंद होने की कगार पर आ चुका है। एक बात। दूसरी बात, ये सेंट्रल एशिया और चाइना का शिनजियांग दोबारा से सुलगना शुरू हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी चाइना अफगानिस्तान की वजह से इस टाइम पर अपने इस फ्रंट पर टेंशन में आ चुका है और पाकिस्तान जो पूरे तरीके से चाइना की गोद में खिसक चुका था, दोबारा से अमेरिका के सामने भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई अफगानिस्तान से निकलने की नहीं, लड़ाई अफगानिस्तान से जिस तरीके से निकला जाए उसकी थी, और वो तरीका बाइडन का जो था उसने चाइना के सर मतलब माथे पर परेशानी साफ डाल दी है। साफ वो परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका निकला, चाइना की तरफ से बयान आया था कि किसी देश में से ऐसे नहीं निकलना चाहिए। वो चाइना की टीस थी जो साफ स्पष्ट शब्दों में नजर आ रही। अब बाइडन ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या किया था, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, लेकिन सऊदी अरेबिया पॉसिबली डबल गेम खेल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप ने ईरान को मार्केट से बाहर कर दिया, उसके साथ जो न्यूक्लियर डील था वो खत्म कर दी, लेकिन बाइडन की पॉलिसी ये थी कि ईरान को भी किसी ना किसी तरीके से एंगेज रखा जाए और सऊदी अरेबिया को भी एंगेज रखा जाए। अभी जो चल रहा है ना कि सऊदी अरेबिया और ईरान एक साथ आ गए हैं और चाइना का बहुत ज़बरदस्त है, अभी वो डीप स्टेट का जो रोल होगा वो थोड़े टाइम बाद दिखाई देगा। अभी इस पे मैं डिस्कशन अभी करने वाला हूँ, स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इस पे भी पूरा स्टडी कर चुका हूँ, एक वीडियो प्रॉपर बनेगी कि असलियत में यहाँ खेल क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर हम में से अगर किसी को लगता है कि अमेरिका इज आउट ऑफ दिस गेम, तो हम लोग गलत फहमी में हैं। असलियत में गेम्स के रूल्स चेंज हुए हैं, सिचुएशंस अभी सेटल नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के अंदर आपको लगेगा कि यहाँ पर गेम एक अलग ही लेवल पर चल रही है। वो कैसे होगा वो दिखेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे गेम में चाइना ही फंसने वाला है। कैसे, टाइम वुड टेल। अब आगे यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी थी कि रशिया जो अमेरिका का पुराना दुश्मन है और अमेरिका पूरे तरीके से कैसे भी करके इस नाटो को अपने साथ रखना चाहता है। अब आप सोचकर देखिए, ट्रंप सीधा चाइना से लड़ना शुरू कर देता तो इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका को दो बड़ी सुपर पावर्स से लड़ना पड़ता, एक तरफ चाइना से और दूसरी तरफ रशिया भी अपनी सारी फोर्सेस इधर लगा चुका होता, और सबसे पहले वो जापान और कोरिया पर, भाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करता, रशिया जापान पर हमला करता, क्योंकि क्यूराइल आइलैंड्स इसका एक इशू है, और चाइना अमेरिका से ताइवान और इस मामले में लड़ रहा होता। तो पॉसिबिलिटी पूरी ये थी कि अमेरिका अकेला इन दो सुपर पावर्स को नहीं झेल पाता, और यहां पर ये जो नाटो कंट्रीज थी, चाइना ने इन नाटो कंट्रीज में इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा था और अभी भी कर रखा है, जिसकी वजह से ये नाटो कंट्रीज चाइना की गोद में बैठने के लिए तैयार थी, या यूं कहीं गोद में बैठी हुई थी। मैं ज्यादा भद्दे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यानी नाटो जो है वो एक तरीके से मेकअप करके प्रोस्टिट्यूट की फॉर्म में चाइना की गोद में बैठा हुआ था, और रशिया ने भी नाटो को अपनी ऑयल और गैस सप्लाई के नाम पर इस तरीके से एंगेज कर रखा था कि नाटो कंट्रीज कहीं ना कहीं अमेरिका से दूर खड़ी होना शुरू हो चुकी थी। ट्रंप जो है वो इस गेम को पहचान नहीं पाया। ट्रंप बार बार नाटो से कह रहा है, आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, डिफेंस बजट बढ़ाओ, डिफेंस बजट बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, प्रॉब्लम है, 2% करो। नाटो कंट्रीज कह रहे हैं, भैया हमारा खर्चा अपनी इकोनॉमी का नहीं चल रहा,
हम अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाएं, हमें खर्चा कहां है। ट्रंप कहता है आपको चाइना से लड़ना है, नाटो कहता है पागल हो गया, हमें चाइना से लड़ना है। भैया हमने नाटो बनाया था क्योंकि हमें रशिया से खतरा था। अब रशिया हमारा दोस्त है और चाइना की वजह से तो हमारा घर चल रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी चल रही है, हम चाइना से काहे को लड़ें। ट्रंप और एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, उनकी अगर बहस सुन ले ना तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई साहब ये रोज है ना जनानियों की तरह लड़ते थे। ट्रंप कहता था पैसे बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ मिलिट्री का, वो कहता हमारे बस की नहीं है। ट्रंप ने गुस्से में जर्मनी से अपनी आर्मी बुलाई, जर्मनी कहता बाढ़ में जा। शॉर्ट में नाटो कंट्रीज बिल्कुल कंफर्टेबल थी कि हम क्यों जाएं, हम क्यों अपनी टेंशन बढ़ाएं, क्यों अपना दबदबा बढ़ाएं, हमें मतलब नहीं है। लेकिन यहां अब सोचिए, नाटो कंट्रीज अगर नहीं है और रशिया की पावर ईस्ट में लड़ रही है, रशियन पूरी फोर्सेस यहां लड़ रही हैं, तो होगा क्या यार। होगा ये कि अमेरिका का पूरा नाटो वाला कुनबा बिखर चुका था और हालत हो चुकी थी खराब। ठीक है, यहां इंडिया जो है, हां इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया ट्रंप पे भरोसा कर पा रहा था, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ने ट्रंप को निपटा दिया था। ट्रंप को इतना बढ़िया बेवकूफ बनाया कि नाक के नीचे, अमेरिका की नाक के नीचे 370 हटा गए और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। गजब था ये, नाक के नीचे 370 हटा गए थे। हाँ, ट्रंप को भी समझ में नहीं आया हुआ क्या। और क्या, ट्रंप तो ये कहता है यस आई एम रेडी टू मीडिएट इन जम्मू एंड कश्मीर। ट्रंप बड़बोला आदमी था, जबरदस्त लेवल पे ऊटपटांग हरकतें। बाइडेन श्रूड है, घाघ है, पता है कैसे निपटाना है। बाइडेन घाघ है, पता है कैसे निपटाना है। ये फैक्ट है, रियलिटी है यहां पे। अब हुआ क्या मामला यहां देखिए। अब यहां मामला यह है कि ट्रंप जो है घाघ आदमी है, उस ट्रंप जो है बेवकूफ था इंडिया, लेकिन फिर भी मोदी जी ने ट्रंप का कश्मीर मामले में बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एक ट्रंप का फेल्योर माना जाएगा यहां पर कि इंडिया ने ट्रंप को बेवकूफ बनाया। अब बाइडेन यही तो कह रहा है कि भाई मोदी जी में गजब दिमाग है और पूरी टीम में गजब दिमाग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाइडेन भी वैसा ही घाघ आदमी है। दोनों इस तरीके के श्रूड हैं कि दोनों एक दूसरे को शह और मात में लगे हुए हैं, मतलब दोनों लड़ेंगे भी नहीं। ट्रंप क्या है, वो जब मर्जी गाली बक देता था। गाली इन द सेंस, मतलब मैं अब उस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारे यहाँ वो थोड़ा अपमानजनक माना जाता है कि मतलब अमेरिका में तो गाली गलौज आम है, वो तो लीडर भी अपने आप में गाली पता नहीं क्या क्या दे रहा होता है। यहां हमारा थोड़ा सा सम्मान का मामला आ जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोदी और ट्रंप किस बात पे लड़ रहे होते थे। ट्रंप कहता है आप हमारी हारने पे से ड्यूटी खत्म करो, कि हम मोदी जी पूछते हैं कि कितना के, 100% है, ठीक है 75 कर देते हैं। अब कहता है यार 75 से होगा क्या, कंपटीशन खत्म हो जाएगा और ये होगा और वो होगा, पता नहीं क्या क्या ड्रामा। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ट्रंप और मोदी जी की बात एक अलग लेवल पर थी, बट मोदी जी वाज फाइनली कंफर्टेबल इन हैंडलिंग ट्रंप इन हिज ओन वे। लेकिन कभी भी बाइडेन और मोदी जी की ज्यादा सी बनती हुई नजर नहीं आ रही। सोच कर देखिए, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इंडिया में एम्बेसडर कौन होगा, 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल बाद डिसाइड हुआ है, 27-28 महीने बाद। अब आप सोच कर देखो, अब जाके वो डिसाइड हुआ है और किसको भेजा गया है, एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक अल्ट्रा लेवल पर है, 2.5 साल किसी देश में, भारत जैसे देश में, अमेरिका का जो दोस्त, अमेरिका जिसे अपना दोस्त कह रहा है, वहां आप देखेंगे राजदूत ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करने वाली बात थी। जबकि यही हाल उसके साथ भी था, इमरान खान के साथ भी, कि इमरान खान जब राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको फोन तक नहीं किया बाइडेन ने, हालांकि ट्रंप ने भी नहीं किया था।
बाइडन ने नहीं किया, वहां पर कोई अपना राजदूत नहीं भेजा। लेकिन जैसे ही इमरान खान हटा, वहां तुरंत 2-4 दिन में उनका राजदूत आ गया। राजदूत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री इन अदर कंट्री होता है। अब यहां आप देखेंगे बाइडन के मामले में, तो बाइडन ने यहां भी अपना एक गेम खेला और जबरदस्त लेवल पर गेम खेला। इंडिया के अंदर भी दबाव, इंडिया दबाव में नहीं आया वो दूसरी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस, अब आप सोचो, ट्रंप का दिमाग नहीं था यहां पे। ट्रंप तो सीधा सीधा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया हमारा, क्वाड हमारा, ये हमारा, वो बड़बोला था। बाइडन कहता है यार ऑस्ट्रेलिया को जब तक हम न्यूक्लियर सबमरीन नहीं देंगे काम नहीं चलेगा। फ्रांस नाराज हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से तूने मेरी डील कैंसिल करवा दी, स्टैब्ड इन बैक वाली सिचुएशन आई। इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट था। लेकिन यहां अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करने के लिए, उसे न्यूक्लियर सबमरीन देने के लिए अमेरिका ने एक कदम भी सोचा नहीं और सीधा उठाया बाइडन ने और ये कहा तुरंत कर भाई, जल्दी से कुछ भी करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रेटेजी थी, कामयाब हुई। स्ट्रेटेजी कामयाब हुई, काम खत्म। इसे समझिए आप। अब ये ऑकस बनाया। अब आप समझिए, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि बाइडन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचकर देखिए, साउथ कोरिया और जापान के बीच में 36 का आंकड़ा है। आंकड़ा रहा है 12-14 साल तक, दोनों एक दूसरे के प्रधानमंत्री, कोई एक दूसरे के आने जाता था। अब इन दोनों की दोस्ती करवा दी। ताइवान का इस समय पर, ताइवान की राष्ट्रपति जो है अब वो अमेरिका का विजिट कर रही है। फिलीपींस के इस रीजन के अंदर जो आइलैंड्स हैं वहां अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात, सिंगापुर और मलेशिया के अंदर अपना डोमिनेंस दोबारा से इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। इंडिया से खटपट दिखाई दे रही है नहीं। इंडिया को भी पता है कि बाइडन के पीछे बैठ के नहीं, सिर्फ इतना है, बाइडन चाहता है इंडिया अमेरिका को फॉलो करे। इंडिया कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे, हम बराबर हैं, तुम्हारे पिछलग्गू नहीं है। ये फर्क है तो साथ, लेकिन साथ की एक डेफिनेशन के मामले में दोनों की भिड़ंत तो रखी है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद अगला पार्ट अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो नाटो कंट्रीज जो पूरे के पूरे इस टाइम पर शांत बैठे हुए थे, और ट्रंप ने कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन साथ नहीं आ पाए। बाइडन ने भी आगे इनको समझाया कि तुम्हारा दुश्मन है रशिया। नाटो कहता पागल हो गया, तेल सप्लाई कर रहा है, गैस सप्लाई कर रहा है, नॉर्ड स्ट्रीम देख, ये स्ट्रीम देख, वो स्ट्रीम देख। बाइडन कहता रुक जाओ, तुम्हें दिखाता हूं। यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। सोचकर देखो, 2014 में यूक्रेन वॉर का एक पार्ट लड़ा गया, क्रीमिया पर कब्जा रशिया ने किया। अमेरिका ने यूक्रेनियंस को हथियार, गोला बारूद और ट्रेनिंग देना शुरू किया। 2020 के अंदर कोविड आया, इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड अगर कोविड अमेरिका की देन थी तो वो चाइना को मॉन्स्टर डेवलप करने की एक पार्ट थी और कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही कोविड आता है, यूरोपियन इकोनॉमीज की कमर टूटने लगती है, चाइना की कमर टूटने लगती है। चाइना की इकोनॉमी की कमर का टूटने का सीधा असर यूरोप के अंदर चाइना के इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाई देने लग गया। यानी कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी इन्वेस्टमेंट के मामले में जो यूरोपियन कंट्रीज की थी वो बची नहीं, जो कहा जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त डिपेंडेंसी थी। अब रही बात रशिया से ऑयल की, रशिया को मजबूर किया गया यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए। दोबारा समझ लीजिए, रशिया को मजबूर किया गया यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए। यूक्रेन में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि रशिया अगर चुप बैठता तो गया, नहीं चुप बैठता हमला करता है तो गया। रशिया को मजबूरी में हमला करना पड़ा, और जैसे ही यूक्रेन पर हमला हुआ, इन नाटो कंट्रीज के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। सबने कहना शुरू किया कि हाँ, रशिया हमारा दुश्मन है, बचाओ हमें। रशिया हमारा दुश्मन है, बचाओ हमें। और जैसे ही ये माहौल हुआ कि रशिया हमारा दुश्मन है, बचाओ बचाओ के नारे या शोर मचना शुरू हुआ,
अब यहां से दोबारा से अभी तक जो मिलिट्री स्पेंडिंग जो थी या जो सिक्योरिटी स्पेंडिंग थी वो 1.25%, 0.85% थी, वो अब सब की 2% के आसपास पहुंचना शुरू कर चुका है और मिलिट्री बजट लगभग डबल होना शुरू हो चुका है। यानी जो काम ट्रंप चीख पुकार करके नहीं कर पाया, बाइडन ने उसे एक बार में कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया इस ईस्टर्न फ्रंट पर एंगेज होने के लिए, क्योंकि फिनलैंड भी अभी मंगलवार को ही नाटो में शामिल हुआ है। फिनलैंड नाटो में शामिल है तो नया बैटल ग्राउंड वहां पे भी है, नाटो फोर्सेस खड़ी होंगी, यूरोप की ही फोर्सेस खड़ी होंगी, अमेरिका का तो भेजने की भी जरूरत नहीं। यूक्रेन के अंदर उलझा हुआ है और बेलारूस में अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स, मजबूरी में रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल्स बेलारूस में सेट कर दिए, इसका मतलब अभी यूरोप पैनिक में है, यूरोप अभी पैनिक में है। सोचिए, यही तो स्ट्रेटेजी होती है एक श्रूड पर्सन की, एक गाग आदमी की, कि कुछ बोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, और स्ट्रेटेजी इस तरीके से है कि जो काम बाइडन ट्रंप शोर मचा के नहीं कर पाया, वो काम बिना किसी टेंशन के प्रॉफिट कमा के काम कर गया। इसलिए जो थंबनेल है वो तो खैर देखो एक क्लिक बेट था कि आप लोग इसे समझिए, लेकिन रियल स्ट्रेटेजी समझिए। बाइडन की पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरीके से है कि हमें दिखाई दे रहा है कि बाइडन एक विलन है, लेकिन इस टाइम पर जो डेडिकेशन के साथ बाइडन लगा हुआ है किसी भी तरीके से दोनों पावर्स को कमजोर करने में, तीसरा एक दुश्मन इंडिया को भी मानता है, वो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो एक अपना अलग ही एग्जाम्पल है, वो अपना एक अलग ही एग्जाम्पल है, उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ में आ गया होगा कि बाइडन को हम सोच रही हैं वैसा बेवकूफ नहीं है, और ट्रंप को जितना ईमानदार या इतना जो इंटेलिजेंट सोच रहे थे वो उतना था नहीं। वही काम हो रहे हैं उस तरीके से, बस तरीका अलग है, और जो तरीका है वो इस हद तक है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे से ही निपट रहा है चाइना और रशिया दोनों। अभी एक वीडियो हमें ये भी बनानी है कि रशिया और चाइना की दोस्ती इंडिया के लिए कितनी खतरनाक है या इंडिया को टेंशन क्यों बढ़ाती है, वो समय के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।